नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों संसद, राज्यसभा और लोकसभा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में लेंगे। इम्पोर्टेंट कहने के ये मतलब है कि लगभग सारे क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिहार पुलिस का जो 1 अक्टूबर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपने देखा था कि राज्यसभा और लोकसभा से क्वेश्चंस आए थे। तो मेरे द्वारा जो सीरीज चलाया जा रहा है, जैसे कि जो भी 1 अक्टूबर को टॉपिक यूज़ किया है बिहार पुलिस आयोग ने, तो उन सारे टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। उसी के दौरान यह राज्यसभा, लोकसभा और संसद तीनों पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में समझते हुए पढ़ेंगे। तो बिना वक्त एक बार और मैं बता दूं कि अगर इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, बिहार पुलिस 2.0, उसमें 1 अक्टूबर के बाद के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि राज्यसभा, लोकसभा और संसद। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है दोस्तों कि संसद जो है यह बना है किससे। तो आप याद रखें, संसद बना है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति हम लोग अलग टॉपिक है, अलग पढ़ेंगे उसको, बिल्कुल स्पेशल एक टॉपिक उस पर अलग से बनाएंगे, है ना। तो राष्ट्रपति को छोड़ करके हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा और लोकसभा। संसद की अगर बात की जाए कि किस अनुच्छेद में है, तो 79, 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। 79 संसद, 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा। ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिए पहले हम लोग संसद से जुड़ी मुख्य बात जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जान लेंगे राज्यसभा से जुड़ी बातें, फिर लोकसभा से जुड़ी बातें जान लेंगे। तो संसद की अगर बात करें तो देखिए, संसद पहले तो आपने 79 पढ़ा, 80 पढ़ा और 81 पढ़ा। अब जो इम्पोर्टेंट है वो जान लीजिए। दोनों सदनों की अवधि, जैसे संसद के, राज्यसभा की अवधि 6 वर्ष है कि नहीं, लोकसभा की अवधि 5 वर्ष, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोनों सदनों की अवधि पूछे तो बताएंगे अनुच्छेद 83 यानी 83, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अनुच्छेद 84 की ओर। तो इनके सदस्यों की योग्यता, भैया क्या योग्यता होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, है कि नहीं। उनकी जो आयु है, अगर लोकसभा से हैं तो कम से कम 25 वर्ष और अगर राज्यसभा से हैं तो 30 वर्ष, है ना। तो ये सारी चीजें आपको योग्यता जो है वह अनुच्छेद 84 में मिल जाएगा। बात करते हैं अनुच्छेद 85 का। तो 85 में है इसका सत्र, है ना, और सत्रावसान, इसके साथ साथ जो भंग किया जाता है। तो आपको ये पता होगा कि राज्यसभा जो है वह भंग नहीं होता है, लोकसभा भंग होता है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि लोकसभा भंग किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 85 के तहत, या सत्रावसान दोनों का होता है, लोकसभा का भी राज्यसभा का भी। हम लोग आगे चर्चा करेंगे दोस्तों कि सत्रावसान कौन करता है, स्थगन कौन करता है और भंग यानी विघटन कौन करता है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा भंग निम्न में से कौन करता है। ऑप्शन दे देगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो सब चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग चलते हैं, राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं अनुच्छेद 86 के अनुसार, है ना। पूछता है कि राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने का अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 86 यानी 86 के तहत। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन जो है वह अनुच्छेद 87 में दिया गया है कि राष्ट्रपति का विशेष संबोधन होगा, है ना। अगला है, देखिए महान्यायवादी का सदन में बोलने का अधिकार। देखिए महान्यायवादी का ही नहीं, अन्य मंत्रियों का, जैसे लोकसभा से मंत्री हैं तो वो राज्यसभा में बोल सकते हैं, मत नहीं दे सकते हैं। इस बात का जिक्र अनुच्छेद 88 में है। महान्यायवादी भी मत नहीं दे सकता है, बोल सकता है किसी भी सदन में, 88 अनुच्छेद के तहत। अगला है इंपॉर्टेंट, देखिए सभापति जो कि राज्यसभा के होते हैं, उपसभापति ये भी राज्यसभा में ही होते हैं, ठीक ना। अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के और उपाध्यक्ष भी लोकसभा के। तो इनका वेतन की अगर बात की जाए कि इनके वेतन के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा है, तो वह अनुच्छेद 97 में है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, संसद का सचिवालय। संसद का सचिवालय किस अनुच्छेद में है, तो संसद का जो सचिवालय है वह अनुच्छेद 98 में है। देखिए दोस्तों,
राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं, ध्यान रखेंगे आप। सदस्यों का शपथ, सदस्यों का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदस्य हों, है ना, संसद के सदस्य में दोनों आएंगे। इनका शपथ किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 99 में है। सदनों का कोरम, यानी लोकसभा का कोरम और राज्यसभा का कोरम किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 100 के 3 में है इनके सदनों का कोरम। कोरम क्या होता है कि जितनी संख्या है आपकी सीटों की, जैसे लोकसभा में 552 है और राज्यसभा में 250, है ना, तो 10% कम से कम उपस्थित होने चाहिए। कोरम में यही है, 10% उपस्थित होने चाहिए। तो 55 सदस्य होते हैं लोकसभा के और 25 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। कोरम। सदस्यों का विशेषाधिकार, देखिए सदन के जो सदस्य होते हैं जो संसद के, उनका कुछ विशेषाधिकार होता है, कुछ छूट होती है उनकी, तो वो अनुच्छेद 105 में वर्णित है, ध्यान दीजिएगा। इनके वेतन और भत्ता, इनके वेतन और भत्ता, देखिए यहाँ उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, सभापति और उपसभापति का वेतन था। बाकी सदस्यों का वेतन की अगर बात करते हैं तो वह अनुच्छेद 106 में है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त बैठक, जब किसी विधेयक पर मतभेद होता है तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। अनुच्छेद 108 लिखना भूल गए हैं, 108 के तहत, है ना, 108 के तहत यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो बुलाता कौन है तो आप बताएंगे राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तब आप बोलेंगे लोकसभा अध्यक्ष, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष और बुलाता है राष्ट्रपति। देखिए मुद्रा विधेयक, आप लोग ने नाम नहीं सुना होगा, नाम आपने सुना होगा, लेकिन मैं यहाँ मुद्रा विधेयक लिखा हूँ चूंकि ये धन विधेयक है। धन विधेयक को मुद्रा विधेयक भी कहा जाता है, तो कभी अगर एग्जाम में ऐसे पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है। मुद्रा विधेयक, इसका भी अनुच्छेद नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए, अनुच्छेद 110 के तहत है। बाकी और भी विधेयक है, उन पर मैं अलग से चर्चा करूंगा। वीटो पावर, राष्ट्रपति के पास देखिए वीटो पावर है, इसका भी अनुच्छेद नहीं लिखा है तो इसका अनुच्छेद 111 लिख लीजिए। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, आपने पढ़ा होगा। बजट, बजट के बारे में अगर बात करें तो बजट है अनुच्छेद 112, ये 111 है, इसको 12 मत समझिएगा, और ये वाला है 112, ठीक ना। संसद की भाषा, संसद में जो भाषा यूज करी जाती है वह अनुच्छेद 120, ठीक। और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123। तो इतने जो थे यह संसद से थे। अब मेन तो अब शुरू होता है लोकसभा और राज्यसभा। पहले हम लोग लोकसभा से बात कर लें या पहले राज्यसभा से बात कर लें? तो पहले हम लोग राज्यसभा से बात करते हैं, ठीक ना। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। उच्च सदन, निम्न सदन, कोई दिक्कत नहीं। राज्यसभा है यह कभी भी भंग नहीं होती है, जबकि लोकसभा है वह भंग हो जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये भंग कैसे होता है आगे चर्चा करेंगे हम लोग। यहाँ पर चलते हैं, इसके जो उपसभापति और सभापति होते हैं, तो राज्यसभा के अगर सभापति की बात की जाए तो सभापति जो है वह अनुच्छेद 89 यानी 89। तो सभापति होते कौन है? मैंने बताया कि इसके सभापति जो होते हैं वह उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के बारे में जिक्र है अनुच्छेद 64 में भी और अनुच्छेद 89 में भी, ठीक। उपसभापति और सभापति अनुच्छेद 89 के तहत। अनुच्छेद 90 में क्या है कि भैया इनकी पद रिक्ति और इनका त्यागपत्र, कैसे इनका पद जा सकता है या फिर त्यागपत्र ये कैसे दे सकते हैं, अनुच्छेद 90 में इसका जिक्र किया गया है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है भैया? अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? तो 250 हो सकते हैं, जिसमें 238 ऐसे होते हैं और 12 जो होते हैं वह राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और ये 238 जो होते हैं वह निर्वाचित होते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं। सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? भाई राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, कौन करता है? तो आपको पता है कि विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिर फंसिएगा आप लोग, ऑप्शन दे देगा, कैसे दे देगा पता है? सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करता है, कौन करता है? विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी सदस्य। तो ऐसे में आप फंसिएगा, सभी सदस्य में क्या होगा कि जो मनोनीत होते हैं वो भी कर देंगे, है ना। तो मनोनीत नहीं, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य जो है
वही करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करेंगे। इसका चुनाव कैसे होता है? तो इसका चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। ओके, समझिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। सेवानिवृत्त, भैया ये सेवानिवृत्त कैसे होते हैं? तो देखिए प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य, जैसे 36 सदस्य हैं, ठीक, तो 2 वर्ष होगा तो इसके 1/3 जो है वह रिटायर हो जाएंगे, यानी 12 सदस्य 2 वर्ष में, 2 वर्ष में 12, फिर अगले 2 वर्ष में 12, फिर अगले 2 वर्ष में 12, यानी कुल मिला के 6 साल में सारे रिटायर्ड होंगे। तो इसका जो वो कार्यकाल हो गया वह 6 वर्ष हो गया, और प्रत्येक 2 साल के बाद जो है वह रिटायर होते हैं। निर्वाचित होने की अगर इसकी न्यूनतम आयु की बात की जाए कि कितने वर्ष का व्यक्ति राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है, तो वह बोलेंगे कम से कम भाई 30 उम्र होनी चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। दोनों सदनों में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता कब मिली? देखिए यहां पर समझिएगा, दोनों सदनों में मतलब लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में विपक्ष के नेता होते हैं। तो इसको मान्यता कब मिली? तो मान्यता वर्ष 1965 में मिली है, ध्यान दीजिएगा। अगला चलते हैं, दोनों सदनों के सचिवालय का मुखिया कौन होता है? दोनों सदनों मतलब लोकसभा का सचिवालय और राज्यसभा का सचिवालय जो होता है उसका मुखिया कौन होता है? तो उसका मुखिया जो होता है वह महासचिव होता है, ध्यान दीजिएगा। संसद का सचिवालय आपने पढ़ा था अनुच्छेद 98 में, किसमें? 98 में, तो ध्यान दीजिएगा। स्थगन कौन करता है? देखिए स्थगन होता है राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी। तो राज्यसभा का स्थगन जो है वह सभापति महोदय करते हैं, और लोकसभा का स्थगन की बात की जाए कि लोकसभा का स्थगन कौन करता है, तो लोकसभा का स्थगन जो लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो इसका स्थगन करते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सत्रावसान कौन करता है भैया? तो सत्रावसान राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, सत्रावसान करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा राज्यसभा विघटन कौन करता है? तो आपको पता है कि इसका विघटन नहीं होता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा कि इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का कोरम की बात की जाए तो कोरम में कम से कम कितने सदस्य चाहिए? अगर राज्यसभा का कोरम हो तो राज्यसभा के कोरम में कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए, यानी 10% होने चाहिए। ठीक, ओके, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनयन किस अनुच्छेद के तहत करता है? इसका आप लोग आंसर करिए। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप कमेंट में कर दीजिए, ठीक ना, इसका कमेंट में कर दीजिए। आगे चलते हैं। अब लोकसभा की बारी आई। लोकसभा में चलते हैं। तो लोकसभा का देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो अनुच्छेद 93 में है, 93 में, यहाँ 89 में है, +4 कर लीजिए तो यहाँ 93 में हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ भी 90 में इसके पद है और पद त्याग है, तो 4 प्लस कर लीजिए तो यहाँ 94 में इसका पद त्याग और रिक्ति के बारे में दिया गया है। अब बात करते हैं कि लोकसभा की अधिकतम संख्या, तो वहाँ 250 है, यहाँ 552 है, 550 वैसे और 2 हैं जो आंग्ल इंडियन होते हैं। हालांकि अब ये बंद हो गया, लेकिन अभी जो वर्तमान लोकसभा चल रहा है उस तक चलेगा, ठीक ना। मत देने की आयु जो है यह 18 वर्ष है लोकसभा में, समझ रहे हैं आप। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं कि ये जो मत देने की आयु है, न्यूनतम आयु है, यह 18 वर्ष कब से किया गया? पहले 21 वर्ष था। तो यह किया गया है दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो है वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया है। तो ये भी पूछता है किस वर्ष तक लोकसभा की संख्या जो है सीटों की वह नहीं घटाई बढ़ाई जा सकती है? तो जो 2026 तक है वह लोकसभा की जो सीटों की संख्या वह बढ़ाई नहीं जा सकती है, और ये 2001 में 84वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। ये भी पूछता है कि यह किस संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। अगला चलते हैं। लोकसभा का कार्यकाल अगर पूछें तो 5 वर्ष होता है, लेकिन आपातकाल के दौरान इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि मान के चलिए कि आज लगा आपातकाल, ठीक, आज हमने 1 वर्ष बढ़ा दिया और 2 महीने के बाद आपातकाल खत्म हो गया, तो क्या जो लोकसभा का जो बढ़ा है 1 वर्ष वो 1 वर्ष तक चलेगा? तो जी नहीं। जिस दिन आपका आपातकाल समाप्त हो जाता है उससे 6 महीना तक ही रह सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। लोकसभा में निर्वाचित होने की आयु तो कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए आपका। इसकी सदस्यता समाप्त कैसे हो सकती है भैया? तो या तो आप त्याग पत्र दे दें, या बिना अनुमति के आप लगातार 60 दिवस यानी 60 डेज आप अनुपस्थित रहते हैं, है ना, बिना अनुमति के, तब आप सदस्यता समाप्त हो जाएगी आपकी।
धन विधेयक का निर्णय कौन करता है? तो धन विधेयक का जो निर्णय है वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। कैसे भैया, कैसे हटाया जाएगा? तो तत्कालीन सदस्य, जितने सदस्य लोकसभा में हैं, उनके विशेष बहुमत से, ना कि साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष वरीयता सूची में किसके बराबर है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष हैं, जो कि 7वें पायदान पर हैं वरीयता सूची में। ये भी ध्यान देना है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं सदस्य, वो आपस में से ही चुन लेते हैं, ठीक ना। चुनाव की तारीख जो है वह राष्ट्रपति महोदय रखते हैं कि इस तारीख को चुनाव करना है। और उपाध्यक्ष को कौन चुनता है? तो उपाध्यक्ष को ये लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं ये इसके चुनाव की तारीख को रखते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। और सामयिक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, पूछा जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वह समाप्त कैसे होता है? तो यह स्वतः समाप्त हो जाता है, ठीक ना। अब लोकसभा को स्थगन कौन करता है? तो स्थगन लोकसभा स्पीकर करते हैं। अब बात की जाए सत्रावसान, तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि सत्रावसान राष्ट्रपति महोदय करते हैं। विघटन भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं अनुच्छेद 85 के द्वारा, ठीक। आगे लेम डक क्या कहलाता है? देखिए, लेम डक एक क्या होता है कि जो वर्तमान लोकसभा है वह समाप्त हो गई, समाप्त होने वाली है, तो उसके ऐसे सदस्य जो नई लोकसभा में नहीं निर्वाचित किए गए वह लेम डक कहलाते हैं, वही लेम डक कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा। शून्यकाल जारी है तो यह 1962 से लगातार जारी है शून्यकाल। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अनुच्छेद 75। एक क्वेश्चन और है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अगर ये पूछे कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो व्यक्तिगत रूप से दोस्तों वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये वाला। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? तो आप बताएंगे कि भैया व्यक्तिगत रूप से तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे जो कि बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट थे। मैं उम्मीद करता हूं सबको आपने अच्छे से देखा होगा, सबको आपने अच्छे से समझा होगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सबको आप याद कर लीजिएगा। बिहार पुलिस में बिल्कुल इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सारे शिफ्टों में। बहुत भयानक ये वाला आज का टॉपिक है, इसको जरूर अच्छे से पढ़िएगा अगर चाहते हैं कि बिहार पुलिस में आपका सिलेक्शन हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।